भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। सही बात है। यह धार्मिक और पूर्व प्रतियोजन के लिए संस्था की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता देता है। ये भी सही बात है। और ये जो हमारा आर्टिकल है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन है, ये भी सही बात है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार को निराकरण करे। ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्ट ऑब्वियसली हो ही चुके हैं। दोनों में से कोई एक तो सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, ये सब जो है हमारे धर्म की स्वतंत्रता के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है हमें आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। ये धार्मिक संस्थाओं की जो आपको स्थापना करना और पोषण की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। ये भी इसके अधिकार के अंदर आता है। और इसमें जो एग्जेम्पशन जो उसके रिस्ट्रिक्शन के जो आधार है वो लोक व्यवस्था है, सदाचार है, स्वास्थ्य है। इन तीनों के आधार पर इसको मॉडिफाई कर सकती है राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी नागरिक को धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 25, ठीक है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। प्रेमबल में दे रखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, ठीक है। राज्य और धर्म दोनों अलग रखने की जो अवधारणा है वही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ये भी ठीक बात है। लेकिन एक बात ध्यान है, हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब है कि राज्य जो है, ठीक है, बिल्कुल पूर्णतः अलग नहीं है धर्म से। यानी धर्म में इंटरफेयर कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो, और बिना भेदभाव के सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। जो वेस्ट की जो धर्मनिरपेक्षता होती है वो नेगेटिव होती है। राज्य को बिल्कुल क्या कहते हैं, धर्म से अलग देखा जाता है। तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है पॉजिटिव वाली है, ये ध्यान रखना आप। तो कौन से सत्य हैं? दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य धर्म को खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथ में जाए और ना ही राज्य किसी धर्म को समर्थन दे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। राज्य जो है वो धर्म से दूर रखने की कोशिश तो करता है, और राज्य की जो बागडोर है वो किसी भी धार्मिक समुदाय के हाथ में ना जाए, ठीक है। ये भी कोशिश रहती है। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है, ठीक है। ये भी सही बात है, ठीक है। विदाउट इंटरफेयर किए हुए उसके जो क्रियाकलाप होता है उसको बिना भेदभाव किए हुए, ठीक है, धार्मिक समुदायों की विशेष छूट दे सकता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली हुई बुराई को निषेध करता है। ये भी सही बात है, ठीक है। जैसे ट्रिपल तलाक है, ठीक है, ये, और हमारे में जो सती प्रथा थी ये, ठीक है। इसके आगे दोनों के अगेंस्ट कानून बनाए हुए, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये बताना है। पुलिस हिरासत में जो पुलिस जो है हिरासत में लेती है तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास कौन कौन से अपने अधिकार है। तो गिरफ्तारी के समय इसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, सही बात है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना के बचने का भी अधिकार है। हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। जबरदस्ती जो पुलिस स्टेशन में उगलवा लेते हैं उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5वां गलत है,
तो वैसे भी हमारा आंसर आ जाता है 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर ऐसे अधिकार हमें दे रखे हैं। ठीक है, जमा होने का, बैठक करने का, प्रदर्शन करने का, जुलूस भी निकालने का है, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, बाकी सब ठीक है, इसका नहीं है, इन सबका है आर्टिकल 19 के अंदर। दोषी सिद्ध हुए नागरिकों को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार है नहीं है का। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना नहीं, उसे विशेष अधिकार नहीं देना है। सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। तो कौन सा इसका सही है? ठीक है, ये फिर से धर्म का अधिकार जो है 25 से 28 के बीच में जो आर्टिकल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी धर्म का पक्ष लेना नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी विशेष अधिकार नहीं देना, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्थान को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है पूछा हुआ है, उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंध का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। इसका मतलब कोई भी जो है ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऐसा ठीक है, प्रचार प्रसार में कोई भी गलत काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको विधि को अपना नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो धर्म के आधार पर कोई भी कुछ होता नहीं है, जैसे मान लो कोई हिंसा करने लग जाए कि भाई दूसरे धर्म के लोगों को मारपीट करने लग जाए, तो ये वाला अधिकार नहीं है। कोई भी का मतलब कोई भी यहाँ पे हो सकता है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक और दो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। ठीक है, भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा जो है अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जो आर्टिकल 30 है उसके अकॉर्डिंग ठीक है शैक्षिक संस्थान को स्थापित कर सकते हो आप अपने अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है, उसके अपनी पसंद के अधिकार अनुसार। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है और पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आर्टिकल 29 के हिसाब से चलते हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षा संस्थान आर्टिकल 30 के अनुसार स्थापित करने का अधिकार है, ये भी सही बात है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानून के शासन रूल ऑफ लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। ठीक है, इसमें असत्य पूछा हुआ है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। ठीक है, कोई भी अपराध जो है एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो है सभी कानून ठीक है देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सख्ती से लागू हो। देखो
केस टू केस जो है, जैसे मान लो कोई किसी ने कुछ किसी मान लो मर्डर कर दिया एक ने, ठीक है, तो उसे फांसी दे देते हैं। और किसी ने सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दिया, तो क्या उसके लिए वो फांसी दे देंगे? ऐसा नहीं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रखे हैं। तो कानून की जो अपराध है उसके फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार जो होता है अपराध की सज़ा मिलती है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर दूसरा गलत हो जाएगा, सॉरी पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। इसमें असत्य पूछा हुआ है, इसलिए केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है वो क्या असीमित है? सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। सरकार जो है कुछ मामलों पर, ठीक है, सॉरी, सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती, ये बात गलत है, ठीक है। हर मौलिक कुछ मौलिक अधिकार जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि कुछ होता नहीं है, आधार मैंने बताया था आपको, नैतिकता, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे जो आधार है, उसके आधार पर बहुत सारे जो मौलिक अधिकार में दे रखे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला जो है मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, तो मैंने बता दिया। दूसरा पहला भी गलत है, तो कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किसी धार्मिक समुदाय या संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो किन किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? ठीक है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना संचालन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, कर सकता है, आर्टिकल 30 के अनुसार। वह राष्ट्रपति स्वयं इस समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं दे रखा कि अल्पसंख्यक को हम मनोनीत करें, ठीक है। ये समुदाय अपने संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो वैसे भी ब्रॉड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो उनमें तो कुछ भी अच्छा काम कर ही सकते हैं, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो 1 एंड 3 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि, ठीक है, विशेष अधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, या विचारों का अभाव है, ठीक है। तो समाज समानता में ना विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए, ये जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में आधारभूत अंतर क्या है, यह हमें बताना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 का संबंध राज्य द्वारा पोषित या राज्य के कोष से सहायता प्राप्त होने वाली शैक्षणिक संस्थानों से है, जबकि 30 का संबंध जो है अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों से है, ठीक है, क्या ये सही है? अनुच्छेद 29 का संबंध शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से है, जबकि अनुच्छेद 30 का संबंध अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्रशासित करने की अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से है, क्या ये सही है? अनुच्छेद 29 का संबंध सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से, जबकि 30 का जो है संबंध अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से है। अनुच्छेद 29 का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की सहायता में भेदभाव को रोकना है, जबकि 30 का संबंध जो है अल्पसंख्यक को द्वारा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान स्थापित और प्रसारित करने के अधिकार से है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, क्या अंतर है इसमें विशेष, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए, आर्टिकल 29 जो है, ठीक है, ये बिल्कुल कहता है कि जो राज्य या फिर राज्य द्वारा पोषित या फिर राज्य से सहायता प्राप्त जो शिक्षा संस्थान है, इसमें किसी को भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा, इस आधार पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आर्टिकल जो 30 है वो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, ठीक है, अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ये बात करता है। तो इस हिसाब से कौन सा जो है, क्या अंतर है? पहला जो स्टेटमेंट है अल्पसंख्यक राज्य द्वारा पोषित या कोष सहायता प्राप्त होने वाली शिक्षा संस्थान से है, सही बात है। और 30 का संबंध जो है अल्पसंख्यक द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान से, ये भी सही बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका संबंध जो है प्रवेश से है, जबकि 30 का जो है प्रशासित शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन से है, स्थापना से है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 29 का संबंध सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थान से है,
ठीक है। ओके, शैक्षणिक संस्थानों से, ठीक है। और 30 का जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों से। ये जो है ऐसा नहीं है धार्मिक और सांस्कृतिक अलग-अलग 29-30 में दे रखा हो, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है। चौथा जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की सहायता में भेदभाव को रोकता है, जबकि ये जो आर्टिकल 30 है अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित व प्रशासित करने से है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है, इस हिसाब से ये वाला तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय का के क्या महत्व है? ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये आपका हुआ था 1978 में, ठीक है। इसके अंदर राइट टू लाइफ जो है, ठीक है, उसकी बात की गई थी। तो देखते हैं, इसमें अनुच्छेद 21 में न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत व गहन कर दिया गया था, सही बात है, ठीक है। इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि को की समुचित प्रक्रिया से स्थापित कर दिया था। ऐसा नहीं है, दोनों चीज है अपनी जगह। इसने कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के कार्यों को भी न्यायिक जांच के दायरे में लाया था, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों जो है न्यायिक जांच के अंदर आते हैं, ये भी सही बात है। न्यायिक सर्वोच्चता में इसने भारत को अमेरिका का समतुल्य कर दिया था। देखो ऐसे जो वर्ड है समतुल्य का मतलब यूएस और इंडिया, ठीक है, दोनों जो है ना एक जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी मतलब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो हो गई, कॉमन सेंस की बात है। तो चौथा स्टेटमेंट तो गलत होता है, ठीक है। और दूसरा भी गलत है, तो वैसे भी हमारा आंसर आ चुका है 1 और 3, ठीक है। तो पहली बात इसकी बात करते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये जो अवधारणा है, ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली जापान से लिया हुआ है। और विधि की समुचित प्रक्रिया जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस, ठीक है, ऑफ लॉ। ये यूएस का है, यूएस की अवधारणा है। और जो ये आपका है, ठीक है, ये दोनों अपनी जगह इंडिया में लागू होता है। और न्यायिक सर्वोच्चता में इसने भारत के समतुल्य बना दिया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो हमारे जो यूएस का जो न्यायिक जो है ना सर्वोच्चता बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों है? क्योंकि यूएस में जो है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाता है, ठीक है। यानी वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, इसलिए न्यायिक सर्वोच्चता जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, ठीक है। इसलिए यूएस की जो न्यायिक जो सर्वोच्चता है वो इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है, ये पूछा हुआ है, ये बताना है। तो रिट की बात हो रही है, कौन सा जो रिट है वो अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाना, यानी उसकी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ना पूछती है कि आपका अधिकार क्या है भाई साहब, जो इस पोस्ट में बैठे हुए हो। तो ये अधिकार परीक्षा, ठीक है, का प्रयोग करते हुए पूछती है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। ओके, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, ठीक है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है। परमादेश अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का नहीं पालन करने वाले सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाए, सही बात है, ठीक है। परमादेश को क्या बोलते हैं? प्रतिषेध संबंधी रिट केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। प्रतिषेध को बोलते हैं आप
प्रोहिबिशन, ठीक है। और उत्प्रेषण रिट अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण किए हुए व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है ना कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, अपने से जो नीचे के लोअर कोर्ट जो होते हैं, ठीक है, उसके जो मामले होते हैं, लंबित मामले, उसको अपने पास स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। ये जो है व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और तो नहीं पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बेसिकली जो व्यक्ति के विरुद्ध जो है ना कि जनरली 2 ही जो रिट हैं, ठीक है, कौन से, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, और को वारंटो, ठीक है, हेबियस कॉर्पस और को वारंटो, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा, ये जो है ना ये दोनों ही सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ होता है जनरली, बाकी जितने भी प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण है, ये आपके न्यायालय या फिर सरकारी संस्थान के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परमादेश समानता प्रशासनिक प्राधिकारी को संबोधित होता है, ठीक है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालय और अधिकरणों को नियंत्रित करते हैं। परमादेश कार्रवाई को खारिज कर देता है तथा उत्प्रेषण विधि के अनुसार कार्रवाई के लिए बाध्य करता है। कौन सा सही है बताना है, ठीक है। तो परमादेश मतलब मैंडामस, ठीक है, मैंडामस जो है सही बात है, प्रशासनिक प्राधिकारों से संबंधित होता है। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो होता है वो साधारणतः न्यायालयों के लिए या फिर ट्रिब्यूनलों के लिए होता है, अधिकरणों के लिए, ठीक है, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो परमादेश है कार्रवाई को खारिज कर देता है तथा उत्प्रेषण विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए वादे करता है, ठीक है। आपको मैंने बताया उत्प्रेषण जो है क्या करता है, अपने पास मामले को स्थानांतरित कर लेता है, ठीक है, उससे कार्रवाई करने के लिए नहीं बोलता, उसके मामले जो अपने पास हाईकोर्ट या हाईकोर्ट जो है लोअर कोर्ट के मामले को अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो है डिफाइन नहीं है, तो उसके अंदर हर प्रकार के अल्पसंख्यक आ सकते हैं, ठीक है। इसमें भाषा के संरक्षण का अधिकार, भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है, ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो दोनों, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा के निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है, ठीक है। क्या इसका आंसर हो सकता है, 7 दिन, 60 दिन या 15 दिन या 90 दिन, आपको क्या लगता है, ठीक है। देखो आपको पता होगा जो आर्टिकल 22 है, इसमें क्या होता है कि ये गिरफ्तार के बारे में इसमें दे रखा है, गिरफ्तारी के बारे में। तो पहला जो होता है व्यक्ति को अपना कारण जानने का अधिकार होता है, दूसरा क्या होता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर 24 घंटे में किसी कारणपूर्ण पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं कर सकते, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है अधिकतम 15 दिन की, ठीक है, 15 दिन की अवधि के लिए पुलिस को न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश दे सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ठीक है। तो चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह केवल मूल अधिकार को प्रभावित करता है, यह केवल देश में किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा सही है ये बताना है आपको। मार्शल लॉ जो है हमारा आर्टिकल 34 से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली बात मार्शल लॉ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया हुआ है हमारे संविधान में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ये लागू होता है वहाँ पे सैन्य कानून जो है वो लागू हो जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल साधारण कानून जो है ना उसको हटा देते हैं और सैन्य कानून जो होता है उसको लगा देते हैं, ठीक है। यानी सैन्य द्वारा शासन किया जाता है उन क्षेत्रों में मार्शल लॉ में जब लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना केवल मूल अधिकार को ही प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी जो कानून है वो वैसे के वैसे बने रहते हैं और इसे केवल किसी विशेष क्षेत्र पर ही लागू किया जाता है, सभी क्षेत्र पर नहीं लागू कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसे स्वयं में एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जहाँ किसी मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं हुआ, वहाँ व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? देखिए, अनुच्छेद 32 जो है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकार में परिवर्तन जारी किया जाता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का तो 32 ही है और उच्च न्यायालय का जो है हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के अंदर दे रखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी जो दूसरे बी सी डी है, तीनों सही है। ये मूल अधिकार के अंदर आता है, क्योंकि आर्टिकल 22 से लेकर 35 के अंदर मूल अधिकार है और ये 32 का पार्ट है, तो बिल्कुल मूल अधिकार आएगा। और अम्बेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मूल अधिकार को क्या कहते हैं, सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके हनन होने पे इसी आर्टिकल के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, सही बात है, वहाँ पे व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन वहाँ पे जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सिर्फ मूल अधिकार के अंतर्गत ही व्यक्ति जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, देश में कहीं भी जाने बसने का अधिकार, कोई भी काम धंधा पेशा चुनने का अधिकार। ठीक है, ये सारे जो है आपके आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, इसलिए सभी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। भारत में सैन्य विधि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। ये इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। जो सैन्य विधि है या फिर मार्शल लॉ जो है, वो हमारा इंग्लैंड से लिया गया है, ना कि जर्मनी से जो है ना इमरजेंसी लिया हुआ है। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ना आपातकाल का, वो जर्मनी से लिया हुआ है। और दूसरा जो है इसे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, बिल्कुल भी नहीं परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, मार्शल लॉ जो है आर्टिकल 34 के अंदर आता है और इसे कभी भी परिभाषित नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्प्रेक्षण सभी संबंधित रिट व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक बात, अधिकार परीक्षा संबंधी रिट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। प्रतिषेध संबंधी रिट को न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। कौन सा सही नहीं है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, उत्प्रेषण जो होता है रिट व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रशासन अधिकारी के खिलाफ किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जो अधिकार परीक्षा जो है वो केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके ब्याह में कोई दूसरा भी कर सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है प्रतिषेध जो न्यायिक और अर्धन्यायिक दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों। ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं बोला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केवल 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल कब किए जा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा। तो आपको क्या लगता है? ठीक है, जो आपके जो मूल अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति जब करता है उसी वक्त निलंबित किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, और आपको पता होगा आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित किया करता है, ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकते। ठीक है, इसे छोड़ के बाकी हो सकते हैं। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है। शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी ठीक है, और ये तीसरा भी ठीक है। ठीक है, एफआईआर की जो कॉपी है उसे प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञान दी है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है आर्टिकल 32 की बात हो रही है। तो आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, सही बात है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, उसके बाद उस सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है, देखो जनरली ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन होने पे सीधा सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन एक जनरल अवधारणा है कि सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ मैटर सॉल्व नहीं होता फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर जो होता है, कोई गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको न्यायालय बोलता है कि उस व्यक्ति को प्रस्तुत करें मेरे सामने। ठीक है, क्या और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का तरीका गैर कानूनी है या नहीं, वो जांच करता है। ठीक है, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा? ठीक है, सार्वजनिक पदाधिकारी अगर अपने दायित्वों का संवैधानिक, ठीक है, और कानूनी दायित्व का पालन नहीं करता, तो न्यायालय जो है उसे आदेश देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं परमादेश कि अपना काम ढंग से कर भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाएगी? ठीक है, कोई उसका जो है अधिकार क्षेत्र जो है उसमें नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुकदमा सुन रहा है, तो क्या होता है उसमें निषेध आदेश दिया जाता है। ठीक है, कि उसको अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण ना करें। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है क्या करेगा, उसका अधिकार पूछेगा अधिकार परीक्षा के द्वारा कि आपकी कौन सी अथॉरिटी है जो आप इस पद पर नियुक्त हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में निकालकर 301 ए के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, ये बताना कौन सा कथन असत्य है। तो न्यायालय, पहले जो स्टेटमेंट है, न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है, बिल्कुल भी नहीं, मूल अधिकार से ही बाहर निकाल दिया था। ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत था ये पहले संपत्ति का अधिकार, तो इसको हटा के, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में इसको निकाल के मौलिक अधिकार से आर्टिकल 301 के अंदर अनुच्छेद में डाल दिया था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा असत्य पूछा है, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक अधिकार है जिसे पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत लागू करवाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता? ठीक है, ओके, वह सामान्य मुकदमे की भांति या अनुच्छेद 226 के उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। देखो, हमारा जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल जो 226 है वो हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए ना, क्षेत्र अधिकार की बात करें, तो आर्टिकल 226 का क्षेत्र अधिकार ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के हनन होने पे ही यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे मामले में भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल राइट हनन हो तभी यहाँ पे आर्टिकल 226 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो लगाया जा सकता है और न ही संग्रहित किया जा सकता है। ये सही बात है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है, इसलिए सीधा आर्टिकल 226 के अंदर आएगा। विधि के प्राधिकार द्वारा सुरक्षित किसी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, संपत्ति भी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये भी आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य या लेन देन का स्वतंत्र रूप होगा, ये भी बात मैटर सही है। ठीक है, लेन देन का जो मामला है वो आपका 226 में ही जा सकते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। जो ये चुनाव है ये भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 226 का ही प्रयोग होगा। तो सभी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा।